हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के जो वीडियो हम लोग आपके लिए टॉपिक लेके आए वो है ग्रेविटेशन, और ये 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है साइंस 1 का। और मुझे पता है 2 दिन में आपका एग्जाम है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के किस तरह से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और इस वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से बनाया है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते ही जो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, जो हम लोग बचपन से एक स्टोरी सुनते हैं और वही हम लोग ऐसा अज्यूम कर चुके हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, और बुक में भी क्योंकि वैसे ही दिए हैं। तो क्या सुनते हैं हम लोग कि एक बार की बात है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और पेड़ से क्या हुआ, एप्पल ऊपर से गिरा। और जैसे ही एप्पल ऊपर से गिरा तो अभी न्यूटन तो कोई हमारे जैसे नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, हमारे आपके जैसे हम लोग रहते तो क्या करते, वो एप्पल उठा के खा लेते। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उसने सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। वो चाहता तो ऊपर भी जा सकता था, इधर उधर भी हो सकता था, डायरेक्टली वो नीचे ही क्यों गिरा। तो उसका पता लगाने के लिए उसने फिर बाद में बहुत रिसर्च वगैरह की। फिर उसने ये पाया कि अर्थ के पास कुछ तो है ऐसा जिससे सारी चीज़ों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसने पता किया कि जो अर्थ के पास जो ऐसा फोर्स है जो कि सारी चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स का नाम उसने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर बाद में जाके पता चला कि वो जो फोर्स है सिर्फ अर्थ पे एक्ट नहीं करती, इसके अलावा अर्थ के अगर बाहर भी अगर कोई सैटेलाइट भी अगर रिवॉल्व कर रही है, या फिर कुछ भी अगर ऊपर भी है, तो वहाँ पे भी जो है ना अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करती है। तो आई होप आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स का बेसिक क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो आपको समझा। अभी हम लोग चैप्टर के आगे की पार्ट की तरफ चलते हैं कि आगे के पार्ट में क्या है, आपको एक छोटा सा टॉपिक देके छोड़ दिया, फोर्स एंड मोशन। और ऐसा बोला आप लोगों ने ये 9th में पढ़ गया, बट मुझे पता है कि आपको वो याद नहीं होगा, तो हम लोग उसको फिर से समझते हैं। अभी फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब क्या होता है पता है, कोई भी चीज़ को हम लोग पुल या तो पुश एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। और मोशन क्या होता है, कोई भी मूवमेंट होता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग उसको मोशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जो टॉपिक आता है वो है सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो भी मूवमेंट होती है ना अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अभी सर्कुलर मोशन को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो हमारे सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मोशन करते हैं ना, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अभी ऐसे ही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो वो होता है जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए जो कि सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अलोंग है ना एक फोर्स लगेगा सर्कल के सेंटर से, और ये उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। और ये जो फोर्स है ना ये हमारे टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका अगर आप लोग डेफिनेशन भी देखोगे तो उसमें क्या बोला, द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल के अलॉन्ग घूम रहा है और उस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स जो होगा ना हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू mv²/r, और ये हम लोग को आगे लगने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो होता है केपलर्स लॉ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, अगर आप लोग पास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है केपलर्स के तीनों लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग को ये अच्छे से याद होगा तो ये आपको ईजिली 3 मार्क्स आसानी से देखे जाएगा, और ये बहुत ही ईजी है। अभी मैं बताऊँगा तो आपको समझेगा। एक्चुअली में क्या केपलर्स लॉ में क्या है कि पहले से बहुत पहले से जो है ना लोगों के अंदर ये सारे रिसर्च वगैरह को लेकर ना, स्पेस रिसर्च लेके बहुत सारे बातें हुआ करती थी। पहले लोग क्या करते थे, टेलीस्कोप वगैरह यूज करते थे, और उससे जो नेकेड आई से लोग देखते थे ना उससे ही वो सारे डिसीजंस लेते थे। लेकिन जब तक केपलर्स की बारी आई ना तब तक बहुत सारे डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुके थे, और केपलर ने क्या किया कि ये सारे जो भी डेटा उस समय अवेलेबल थे ना उस सबको उसने पढ़ा अच्छे से, और फिर बाद में एक कंक्लूजन पे आया कि जो केपलर जो लॉ है ना वो ये सारे मोशन ये कुछ लॉ है जो फॉलो करते हैं। उसमें से यही 3 लॉ है, जो केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इसमें केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। तो पहले के ज़माने में लोगों को क्या मानना था कि जो हमारा प्लैनेट होता है ना वो नॉर्मली सर्कल होता है, पूरा गोल होता है। बट केपलर ने क्या बोला, वो गोल नहीं होता, वो एलिप्स शेप का होता है, जिसमें सन जो है ना उसके एक फोकाई पे। अगर आपने मैथ्स में अभी तो आपने नहीं पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ोगे कि एलिप्स हाइपरबोला, तो इसमें उसका जो फोकाई होता है ना उसके बारे में आप पढ़ोगे। अभी के लिए समझो कि उस जैसे सर्कल का सेंटर कैसे होता है वैसे एलिप्स का एक फोकाई होता है। तो सेम एलिप्स के शेप में हमारा प्लैनेट होता है, और सन जो है ना उसके फोकाई पे होता है, ऐसा आपको याद रखना है। फ्रेंड्स केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, जो टोटल डिस्टेंस वो लोग कवर कर रहे हैं ना इक्वल टाइम में, वो इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये सेकेंड लॉ ऐसा है। फिर केपलर का थर्ड लॉ अभी हम लोग देख। केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसमें क्या बोलना है कि अगर हम लोग आर को है ना, अगर हम लोग मीन डिस्टेंस लेते हैं, मतलब एवरेज डिस्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, और टी को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम पीरियड, जो टोटल टाइम लगेगा ना अर्थ को पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब को, ऐसा इस लॉ का कहना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर क्यूब को नीचे लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक कांस्टेंट के बचेगा। तो ये हमारा केपलर का थर्ड लॉ है कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमारा क्या है, टी है, जो कि टाइम पीरियड है, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, क्यूब किसका, जो हमारा मीन डिस्टेंस, आर को हम लोगों ने मीन डिस्टेंस कंसिडर किया था ना, तो उसका मीन डिस्टेंस का क्यूब है। तो ये है हमारा केपलर का थर्ड लॉ। इसके बाद हमारे चैप्टर में जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या कहना है कि जो अर्थ पे या फिर पूरे यूनिवर्स में जितने भी मास है, दो मास है, तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें क्या कहना था कि सपोज ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, एक का मास है m1, सेकेंड का मास है m2, तो हम लोग उससे क्या और उनके बीच में अगर जो डिस्टेंस है ना वो d है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 को, फिर वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m2 को, और जो हमारा डिस्टेंस है ना उसको वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर में। तो अगर ये तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा, एफ जे इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग को हटाना है तो उसके लिए कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, तो एफ जी इक्वल टू के m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है ना ये स्पेशल कांस्टेंट है जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। अभी जी जो है ना इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब अगर हम लोग इम्पोर्टेंट की बात करें तो अभी जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है ना, आप लोग का इसका यूनिट याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे ही ट्यून में आप लोग याद रखना तो याद हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो यूनिट है ना, बहुत बार आप लोग को एग्जाम में सिर्फ यूनिट ही पूछ देते हैं उन लोग कि यूनिट ऑफ जी इज, और वहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आप लोग को इधर उधर घुमा के देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको याद रखना है जो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके साथ साथ आपको जी की इस वैल्यू को भी याद रखना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इस चैप्टर में हम लोग 2 जी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग दोनों जी को सेपरेट करने के लिए अलग अलग नाम देंगे। इस जी का नाम हम लोग देंगे बड़ू जी, और एक जो जी आएगा जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको हम लोग नाम देंगे छोटू जी। तो अभी ये तो हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा। अभी इसका थ्योरी अगर आप लोग को लिखने है तो वहाँ पे तो आप लोग को लॉ लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, एवरी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ डेफिनेट फोर्स। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक डेफिनेट फोर्स से। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा है, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई दोनों ऑब्जेक्ट के मास का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली किसको, जो स्क्वायर जो डिस्टेंस था ना उसके स्क्वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी को हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने बताया वो समझा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आप लोगों को टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहाँ पे हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, अभी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। तो वहाँ सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के सरकमफेरेंस के मतलब सर्कुलर पाथ वो फॉलो करती है तो वो उसका सर्कुलर मोशन हो गया, वो जो मोशन परफॉर्म करता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसमें जो है ना वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। मतलब अगर वो समझो 3 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है ना, तो उतने के हिसाब से ही पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग को पढ़ना है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था,
और ये भी बता दें कि ये आप लोग को यूज में आने वाला है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv²/r। अभी एक सर्कल के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? अभी उसके लिए तो हम लोग को सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। मतलब मैं ऐसा बोलूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के अलोंग पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो 2πr डिस्टेंस चलता है। अगर उसके लिए हम लोग मान के चलते कि उसको जो टाइम लगा ना वो t लगा, तो उसके हिसाब से हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला होगा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2πr/t। तो यहाँ पे हम लोग v के फॉर्मूले में ना, यहाँ पे v की वैल्यू में 2πr/t पुट कर देते। तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ से? m 2πr/t और नीचे हमारा एक r रहेगा और इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? r²। इसके बाद नीचे हमारा हो जाएगा t इंटू r। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ये t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे क्या करते हैं? r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी क्यों कर रहे हैं वो आप लोगों को भी समझेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय r इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4π² m, ये r³ हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा? r² और ये t²। तो ये ऐसा मैंने इसलिए किया। अभी हम लोग ने क्या देखा था कि जो हम लोग ने केप्लर्स का थर्ड लॉ पढ़ा था ना, उसमें क्या था? जो t² अपॉन r³ का वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट होता है। तो उसी को यूज़ करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि t² तो हमारे पास ऑलरेडी था, r² भी था। अगर एक और से r से मल्टीप्लाई करूँगा तो r³ आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? 4π² m, यहाँ पे क्या आ जाएगा? r² और यहाँ पे t²/r³ का वैल्यू क्या था? k था, तो यहाँ पे आ जाएगा k। अभी इस इक्वेशन में 4 तो कांस्टेंट है, π² भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो भी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। ऐसा थोड़ी कि मास जब भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था 1 किलो का था, बाद में वो 2 किलो का हो गया या फिर कम हो गया, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। मास तो उसका उतने का उतना ही रहेगा। तो ये इतनी जो पार्ट है ना हमारी, वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो इन सभी को हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब हमारा एफ क्या आएगा? एफ आएगा कांस्टेंट अपॉन r²। तो अब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जो डिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्या कंक्लूड किया न्यूटन ने कि जो भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर लगता है। इसका मतलब जो प्लैनेट भी सन के, सपोज ये हमारा सन है और ये हमारा सारे प्लैनेट जो है इसके अराउंड घूम रहे हैं, तो ये प्लैनेट और सन के बीच में भी जो है ना यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा, ये उन्होंने कंक्लूड किया था। और उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है एक्चुअली में कोई और फोर्स नहीं, ये जो हमारा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ यूज कर मतलब फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो क्या होता है? Gm1m2/r²। मतलब यहाँ पे भी क्या है? r² को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सेंट्रीपिटल फोर्स में भी हम लोगों ने क्या देखा कि वो r² को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्या कंक्लूजन होता है कि जो भी प्लैनेट या फिर कोई भी सैटेलाइट वगैरह जो है ना, अगर रिवॉल्यूशन करते, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी है उसके कारण ही करते हैं। तो आई होप आपको जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से समझा। अभी हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने भी अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया ही होगा। अगर हम लोग जब क्रिकेट, तो आप आई होप आप सभी ने खेला ही होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? बॉल को बहुत ज़ोर से ऊपर फेंकते हैं ना, तो बॉल क्या होता है? ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या करता है? वो रुक जाता है और फिर बाद में वो उसकी वेलोसिटी जो है ना वहाँ पे जो उस हाइट पे जीरो हो जाती है और वहाँ से सीधा वो नीचे की तरफ गिरता है। तो ये क्यों होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी सैटेलाइट वगैरह, प्लैनेट वगैरह किसी के अराउंड घूम रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूम रहे। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो मून जो हमारा अर्थ के अराउंड घूमता है तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूमता है। तो आई होप आपको इतना तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू मा, बहुत बार आप लोग को ऐसे पढ़ाया हो गया होगा।
तो उसमें क्या होता है कि न्यूटन ने क्या बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगा है ना तो उस पर एक्सीलरेशन लगे। अभी वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन ये सब तो पहले की पार्ट है, ये आपको नहीं भी पता रहेगा चलेगा, बस बेसिक याद रखो। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है तो उस पर एक्सीलरेशन होगा ही। सपोज अगर हम लोग गाड़ी चला रहे, अगर हम लोगों ने ब्रेक लगाया, मतलब क्या क्या फोर्स लगाया, तो क्या होगा, जो उसकी स्पीड थी वो चेंज हो गई, और चेंज ऑफ स्पीड को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। सेम हम लोग गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ने अगर एक्सीलेटर में पैर दबाया तो क्या होगा, जो है स्पीड बढ़ेगी, तो चेंज ऑफ स्पीड ही तो हो रहा है, और इसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इसी तरीके से अर्थ का जो फोर्स लग रहा है ना कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस पर भी एक्सीलरेशन लग रहा होगा। तो वो एक्सीलरेशन क्या होता है, हम लोग उसको अच्छे से डीप में समझते हैं अभी वाले इसमें, कि जो हमारा जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उसका अर्थ पे कितना वैल्यू होता है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ पे जो ग्रेविटी होता है ना, उसको हम लोग ए से नहीं जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू एम इंटू जी। मैंने बोला था ना चैप्टर में 2 जी आते हैं, एक छोटू जी और एक बड़ू जी। तो छोटू जी की एंट्री यहाँ पे हो गई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये m है तो वो तो अर्थ का मास तो m ही रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एफ जी क्या हो जाएगा? जी m बाई, इसको हम लोग कैपिटल M ले लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट का मास होगा, और ये हमारा अर्थ का मास हो गया। तो इन दोनों, और एक्चुअली में जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है ना, मतलब ये दोनों के दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल टू एफ इंटू जी। तो इससे क्या होगा हमारा एम जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एम के कैंसिल होने की वजह से जो है ना हमारा फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग को पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आप लोग को बोला था याद करके रख लो। आप लोग को न्यूमेरिकल्स वगैरह हर जगह पे यूज लगेगा। क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसके अलावा अर्थ का मास, तो अर्थ का मास जो कैलकुलेट किया है साइंटिस्ट लोगों ने, उसके हिसाब से एक्चुअल मास तो किसी ने जाके तोला नहीं होगा। उन लोगों ने जो एस्टिमेट लगाया है तो वो हम लोग को पता है वो कितना होता है? 10⁻24। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग वो ज़रूर लिख के रख लो कि अर्थ का जो मास है ना वो 10⁻24 होता है। इसके बाद जो है ना हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर, और अर्थ का जो रेडियस होता है ना वो भी आप लोग कहीं पे लिख के रख लो। अर्थ का जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, वो होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये तो मीटर में, अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं 6400 किलोमीटर। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मीटर में क्योंकि करेंगे तो ये होगा 6.4 इंटू 10⁻6, और ये क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर है तो ये इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप लोग को एक्चुअली में पूरा कैलकुलेट करना नहीं, बस वैल्यू याद रखो कि अर्थ का जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना वो होता है 9.77। तो हो जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही होता है हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका क्योंकि एक्सेलेरेशन तो इसका यूनिट हमेशा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझता है कि जो अर्थ का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, यहाँ पे 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पे जी तो कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सबके लिए, तो ये कांस्टेंट ही होने वाला है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, अर्थ के मास पे, और जो ये डिस्टेंस मतलब कितना है ना उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसके हिसाब से जो है वैल्यू चेंजेस होंगी। हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मास और एक हाइट पे। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो छोटू जी की वैल्यू है ना पूरे अर्थ पे अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग एक एक करके जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज होती है ना उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहला क्या देखना है कि चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अभी सर्फेस के अलॉन्ग क्या होता है? तो सपोज ये हमारा अर्थ का ग्लोब है, तो क्या होता है ना कि जो हमारा अर्थ है ना डे बाई डे क्या होता है वो इक्वेटर की तरफ बल्ज होते जा रहा है, और वहीं पोल की तरफ जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब चपटा होते जा रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो इक्वेटर की तरफ का रेडियस है वो बढ़ते जा रहा है, और जो पोल की तरफ का जो अभी क्या देखा था कि जो हमारा स्मॉल जी होता है ना, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो अर्थ के मास पे और एक डिस्टेंस पे। तो इसकी वजह से जो है ना इसकी वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होती है। तो सबसे पहला हम लोग इसके वैल्यू के वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे
अभी अर्थ का जो सरफेस है ना हमारा हर तरफ एक जैसा नहीं है, और एक तो क्या हो रहा है डे बाई डे जो है ना हमारा अर्थ जो है ना, ये हमारा अर्थ है ना, तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा अर्थ जो है ना डे बाई डे क्या होता है बल्ज होते जा रहा है, मतलब पूरा फैलते जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रेडियस है ना इक्वेटर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग पोल की तरफ देखेंगे ना तो धीरे धीरे जो है कम होते जा रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर जी की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो वो तो रेडियस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मतलब जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि जी जो है हमारा इन्वर्सली पर, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो जी की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। तो इसलिए इक्वेटर पे जो है ना जी की वैल्यू सबसे लेस होती है। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होती जा रही है, और जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो इसलिए जैसे जैसे हम लोग पोल पे जाएंगे तो ये पोल पे जो है ना हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी होता है वो मैक्सिमम होता है। अभी पोल पे जो वैल्यू होता है वो होता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इक्वेटर पे वैल्यू होता है वो 9.87 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअली में आप लोग देखोगे तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी फ़र्क है। इसके बाद जो सेकंड हम लोग इसमें देखेंगे तो वो हम लोग चेंज विद द हाइट हम लोग देखते हैं। मतलब जैसे जैसे अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो सेम सपोज ये हमारा अर्थ है और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। अगर रेडियस बढ़ रहा है तो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसलिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा ग्रेविटी जो है कम होती जाती है। लेकिन ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइप भी आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग को मैं यहाँ पे ये टेबल दिखाऊँ जहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है कि सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ पे हाइट 0 है तो 9.8 वैल्यू है। माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद जो है, माउंट एवरेस्ट जो कि बहुत ऊंचा है, तो वहाँ पे जाने के बाद भी जो है ना वो 9.8 ही रहता है। फिर उसका जो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून, एक बलून जो इंसान का मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, वहाँ पे जो ग्रेविटी अगर आप लोग चेक करोगे तो वहाँ पे 9.77 होता है। वहीं जो हमारा वेदर सैटेलाइट होता है ना जो अर्थ के अराउंड चारों तरफ घूमता है, तो उसकी अगर आप लोग चेक करो तो 8.7 है। वहीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो तो पूरा अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर ही होगा ना, तो उसकी अगर आप लोग वैल्यू चेक करोगे तो 0.225 है। तो मतलब जो अगर पूरे अर्थ के जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है उसके पूरा बाहर निकल गया ना तो उसकी जो है ना जी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होती है, लेकिन बाकी की जी उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। इसका जो तीसरा हम लोग देखते हैं चेंज विथ डेप्थ, मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अभी नॉर्मल लॉजिक हमारा क्या बोलना चाहिए कि अगर हमारा अर्थ है हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब रेडियस कम हो रहा है, और अगर रेडियस कम हो रहा है तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ना चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है मैं आपको अच्छे से अभी समझाता हूँ। ये सपोज हमारा अर्थ है, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली मास को प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी भी क्या होता है, मास और रेडियस दोनों को प्रोपोर्शनल है ना, तो मास को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अर्थ के अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं तो मतलब ये देखो कितना जो मास है वो अर्थ का कम होते जा रहा है। ये सारे क्या हो रहा है, कम होते हैं, और नीचे आएंगे तो अर्थ का जो मास है और कम होते जाता है। तो जब मास और रेडियस की बात करते हैं तो मास जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। इसलिए यहाँ पे मास क्योंकि कम हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे भी जो हमारा ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि रेडियस कम हो रहा है तो ग्रेविटी बढ़ना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मास वाला फैक्टर आ जाता है, क्योंकि मास अर्थ का कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, तो मास की वजह से जो ग्रेविटी में चेंज आती है रेडियस से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो हमारा ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होते जाता है। तो आप लोग याद रखो, सबसे पहले तो क्या है इक्वेटर पे सबसे कम होता है, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे। ये हम लोग सरफेस की बात करें। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो रहा है, नीचे आएंगे तो भी ग्रेविटी कम हो रहा है। तो आई होप आपको जो वेरिएशन इन जी है ये बहुत बार एग्जाम में पूछते भी है वो अच्छे से समझा। जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टाइम ये एग्जाम में पूछा गया था। इसका डिफरेंस बिटवीन वो है मास एंड वेट। इन दोनों चीज़ों को हम लोग अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। अभी मास क्या होता है, तो मास का अगर आप लोग डेफिनेशन देखोगे तो उसमें ऐसा दिखेगा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम लोग मास बोलते हैं। वहीं वेट की अगर आप लोग डेफिनेशन देखोगे ना तो वेट की डेफिनेशन आप लोग ऐसे दिखेगी कि फोर्स एक्सपीरियंस
ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर कोई भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो मास का तो सपोज एक मतलब मैं एक लड़का लेता हूँ, एक बॉय है जिसका जो मास है ना 50 kg है, तो उसको अगर हम लोग अर्थ पे वेट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है अगर अर्थ की ग्रेविटी को अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो हम लोग 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अर्थ पे जो उसको वेट एक्सपीरियंस होगा ना वो 50 × 10 वो 500 होगा। लेकिन अगर वही अगर कोई और प्लैनेट पे जाता है, सपोज मून पे चला गया, तो मून पे क्या होता है 1/6 होता है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो हम लोग 2 ले लेते हैं। तो वहाँ पे जो मून पे उसको जो वेट महसूस होगा ना वो 100 के आसपास महसूस होगा अप्रॉक्सीमेटली है, पूरा एक्यूरेट मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वेट है ना वो हर जगह चेंज होता है, लेकिन मास जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। और मास का जो यूनिट होता है ना वो होता है केजी। वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन क्यों? क्योंकि वो एक फोर्स ही है। तो इस तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम में पूछ सकते कि मास और वेट का डिफरेंस बताओ। तो मास और वेट के डिफरेंस में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दोगे दोनों का जो भी है। फिर इसका यूनिट लिख सकते हो, मास का यूनिट होता है केजी, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। फिर क्या लिख सकते हो कि इट डज नॉट चेंज एनीवेयर। मास हमारा कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाता है। इट चेंजेस विथ प्लेस टू प्लेस। वो प्लेस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की ग्रेविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। इसके अलावा और अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो मास को लिख सकते हो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो आप लोगों से बहुत लोगों का अभी माइंड में आ रहा होगा कि भैया में से बहुत लोगों को अभी माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग जब वेट करते हैं तो 50 kg का इंसान का वेट 50 kg क्यों बताता है, 500 क्यों नहीं बताता है? क्योंकि वो मशीन को उन लोग ऐसा कैलिब्रेट कर देते हैं कि आपको वो बराबर एक्यूरेट जो आपका मास रहेगा वही बताता है। तो आई होप आपको मास और वेट का जो डिफरेंस था वो अच्छे से समझा, और अगर एग्जाम में आता तो आप इसको बहुत ही आसानी से करने पाओगे। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है? तो हम लोग को पता है कि हर ऑब्जेक्ट पे क्या होती है कि ग्रेविटी लगती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन अभी मैं ये पेन को क्या कर रहा हूँ, ऊपर उठा के रखा हो, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो मैं फोर्स को जो है ना मैंने खुद से फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर दिया। लेकिन मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा ना, ड्रॉप करूँगा ना, तो ये देखो ये फॉल हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होगा कि हम लोग जो फोर्स लगा रहे थे अर्थ के ग्रेविटेशन को काउंटर करने के लिए, वो हम लोगों ने रिलीज कर दिया। और जैसे ही वो रिलीज किया तो क्या हो गया, वो एक ऑब्जेक्ट फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया, उसको अर्थ अपने तरफ क्या करता है, नीचे की तरफ खींच लेता है। तो ये होता है फ्री फॉल। अभी फ्री फॉल में हम लोग को जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, उसको हम लोग वहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं फ्री फॉल से, उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं उन इक्वेशन में, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये क्या होता है हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं mgh से। लेकिन हम लोग जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो वहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते थे ना, तो वहाँ पे एच की जो वैल्यू है बहुत छोटी होती थी। लेकिन अर्थ के मामले में जो है ना एच की वैल्यू बहुत लार्ज होता है। अगर ये बहुत लार्ज होगा तो ये फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि एच अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो जी की वैल्यू है वो कम होते जाएगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। बट ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं -Gmm/r+h। तो ये आप लोग को याद रखना है। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही दिया था। अभी हम लोग पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चैप्टर का जो है सबसे लास्ट टॉपिक करने वाले, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी के लिए भी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आप लोगों ने बचपन में बहुत बार कोई पत्थर या फिर बॉल को ऊपर फेंका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते, वो सम हाइट तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास कोई बहुत बड़ा सुपर पावर आ गया और आपने उसको इतनी तेज़ फेंका कि वो कभी नीचे आया ही नहीं, मतलब वो सीधा स्पेस में चला गया। वैसे तो आपको कभी सुपर पावर आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो ऐसा पॉसिबल है
क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो हमारे रॉकेट वगैरह जो जाते हैं ना, सैटेलाइट वगैरह, वो तो वहाँ जा ही नहीं पाते। तो वो क्यों जा पाते हैं? क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी को क्लियर करते हैं। अभी एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि सपोज मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ है ना, तो उसका एक जो है ना एक रेंज है, वो रेंज के बाहर अगर कोई निकल गया ना तो वो निकल जाएगा। तो वो रेंज को बाहर निकलने के लिए हम लोग को सम अमाउंट ऑफ स्पीड चाहिए होती है, उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, हमारी स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला होता है, तो स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है √2gm/r। और अगर हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को डालें यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू हमारा अर्थ का तो मास आप लोग को पता है, क्या होता है 2 इंटू 10⁻24, और हमारा जो अर्थ का रेडियस है तो होता है 6.4 इंटू 10⁻6। तो ये सारे वैल्यू को अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना तो आपको आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं तो वो कभी वापस आएगा नहीं। लेकिन हमारे अंदर उतनी ताकत तो है नहीं, तो वो तो सिर्फ सैटेलाइट रॉकेट वगैरह ही इतने के स्पीड से जाते हैं, तो फिर वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसको वो क्लियर कर पाते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हो तो स्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी दैट रिक्वायर्ड टू क्लियर द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्लियर करने के लिए उसको मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। और उसमें एडिशन ये भी दिया हुआ है कि वो फिर बाद में अर्थ पे वापस नहीं आता है और जो फार फ्रॉम इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एक तरफ मूव करते हो, वहाँ पे क्या है ना, आप लोगों को एक प्रूफ डेट का सम दिया था, मुझे लगा कि वो करा देना चाहिए तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसमें क्या बोला है, लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट बी एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार बी टी। मतलब हम लोग को पीरियड कितना दिया है, पहले वाले का T1 जो दिया है हम लोग को T दिए है, और R1 हम लोग को क्या दिए, R दिए है। प्रूव डैट इफ़ इट वॉज अ डिस्टेंस 2R, हम लोग को बोल रहा है कि अगर जो डिस्टेंस है ना, मतलब R2 जो है वो 2R हो गया, तो हम लोग प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पे हम लोग प्रूफ करना है कि जो हमारा T2 है ना वो √8 टाइम्स ऑफ T है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो हम लोग ने केप्लर्स का थर्ड लॉ पढ़ा है ना, केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या पढ़ा था कि T² अपॉन R³ का जो वैल्यू है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, T1² अपॉन R1³ इक्वल टू के, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन 1। और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, T2² अपॉन R2³, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों का यहाँ पे राइट हैंड से वैल्यू सेम है, तो ये लेफ्ट हैंड वाला भी सेम है, या तो आप दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, T1² अपॉन R1³ इक्वल टू, एक मिनट, हाँ अभी आपको दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, T2² अपॉन R2³। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, T1 की वैल्यू हम लोग को दी हुई थी, कितनी T मिली थी, और R1 का कितना मिला था, R मिला था, तो ये क्या हो जाएगा, T², ये हो जाएगा R³। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे T2 की वैल्यू देखेंगे तो ये तो हम लोग कैलकुलेट करने का है, इसका क्या था 2R था, तो ये क्या हो जाएगा 2R का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, T² तो वैसे का वैसे ही रहेगा, R³ भी वैसे का वैसे ही रहेगा, T2² हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और वहीं R का क्यूब क्या हो जाएगा R³। तो ये R³ तो हमारा गया, 8 इधर क्या हो रहा है डिवाइड और उधर क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 टाइम्स ऑफ T² इक्वल टू T2²। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम लोग क्या मिलेगा, √8 हो जाएगा, और T का तो T हो जाएगा, और ये हो जाएगा T2। मतलब जो हम लोग को सेकेंड बार जो टाइम पीरियड बोला था ना, वो √8 टाइम्स ऑफ प्रूफ करने, वो हम लोग ने बहुत ही ईजिली प्रूफ कर दिया। इसमें हम लोग ने क्या किया, केपलर का थर्ड लॉ को यूज किया। इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, जो कि आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, तो इसमें हम लोग क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम जो है 5 सेकेंड लग रहा है। हाइट मतलब एस दिया हम लोग को, कितना दिया है यहाँ पे 5 मीटर। व्हाट विल इज द वैल्यू ऑफ जी, तो हम लोग को जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन में कौन सा यूज करेंगे, हम लोग को तीन फॉर्मूला क्या था, एक तो था V इक्वल टू जी टी, एक था S इक्वल टू हाफ GT², और एक था V² इक्वल टू 2GS। तो यहाँ पे TS और हम लोग क्या यहाँ पे G कैलकुलेट करने बोला ना, तो TSG वाला फॉर्मूला कौन सा है तीनों में से, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो वो ये वाला है, तो सेकंड वाला हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो हमारा गिवन हो गया, यहाँ पे ये G क्या हो गया 2 फाइंड हो गया। फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे,
फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर सॉरी एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिलेगा, एस जो मिलेगा हम लोग को, एस हम लोग को पता है कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 5 हाफ जी कैलकुलेट करना है और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 5 इक्वल टू 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर का तो मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 बोलो जी इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 5 टू 10 होगा, 25 नीचे आया इक्वल टू जी होगा हमारा। तो 25 उससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 10 को तो हम लोग को मिलेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वो जो प्लैनेट थी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आई होप आपको ये सब समझा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं उसमें क्या बोला कि मास एंड वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 4 kg सॉरी 5 kg एंड 49 kg। तो हम लोग को मास ऑन अर्थ हम लोग क्या दिया है 5 kg, ये हम लोग को गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, और मास ऑन सॉरी वेट ऑन अर्थ वो कितना दिया है, तो वो दिया है 49 kg। और हम लोग क्या बोला है कि वैल्यू मून पे कैलकुलेट करना है मास और वेट का। और इसके अलावा क्या बोला है कि अज्यूम द एक्सिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। मतलब ग्रेविटी ऑन जो मून है ना वो हमारे अर्थ का 1/6 है, ये हम लोग को गिवन दिया है। टू फाइंड हम लोग क्या बोला है, हम लोग को बोला मास ऑन मून कैलकुलेट करने और हमारा वेट ऑन मून कैलकुलेट करने। फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम लोग वेट का यूज़ करेंगे, वेट इक्वल टू एम जी। तो वेट इक्वल टू एम जी होता है, तो इसलिए हमारा वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑन अर्थ इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। यहाँ से फिर हमारा जो वेट ऑन मून वो क्या हो जाएगा मास ऑन मून इंटू ग्रेविटी ऑन मून, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग रेशो पहले निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को यूज लगने वाला। तो जी एम अपॉन जी यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/6। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे दोनों को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2। तो यहाँ से क्या होगा वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून, यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ अर्थ और यहाँ पे होगा मास ऑफ मून। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑफ मून। तो वेट ऑफ अर्थ हम लोग को पता था कितना था 49 kg था, वेट ऑफ मून वो कैलकुलेट करना है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने मास में क्या पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो अर्थ पे होने दो, मून पे होने दो, कहीं भी होने दो। तो यहाँ से जो है हमारा मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून ये दोनों सेम है 5 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑफ मून। तो यहाँ पे मून अपॉन अर्थ का हम लोग को पता है 1/6 है, तो अर्थ अपॉन मून क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ से वेट ऑफ मून मिलेगा 49 डिवाइड बाई 6। और 49 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48, फिर 1 आएगा, फिर 6 1 जा 6, फिर कितना आएगा 0 आएगा, तो होगा 6 6 जा 36। तो और फिर बाद में फिर से तो ये 6 6 आते जाएगा, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते तो हो जाएगा 8.17 इतना न्यूटन। तो हमारा जो वेट ऑन मून था ना वो हो जाएगा 8.17 न्यूटन। और मास ऑन द मून बोला था, मास तो हर जगह वही रहता है ना, तो मास हमारा 5 kg हो जाएगा। आई होप आपको इसमें समझा। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या बोला, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ने यहाँ से क्या किया ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या हो गया 500 मीटर तक ऊपर की तरफ हो गया, और फिर बाद में जो है वो नीचे आ गया। तो हम लोग कैलकुलेट करने की जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो कितनी थी और उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मतलब जाके पूरा नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा तो वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन हम लोग को पता है कि जो हाइट गई थी एस मतलब जो है वो 500 मीटर था, और जो जी की वैल्यू दी हुई है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या है, पहले तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, यू कैलकुलेट करना है, और इसके साथ साथ टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो जो तीनों काइनेमेटिकल थे ना, एक तो क्या था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी इक्वल टू यू प्लस 80 और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम लोग को जो दो चीज़ दिया है एस और जी और यू पूछा है, तो एस जी और यू वाला ऐसा कौन सा है हमारा ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन जैसे हम लोग ने फेंका तो क्या बोला है कि ऊपर में जाके जो ऑब्जेक्ट है हमारा गिर गया, रुक गया। अगर ऑब्जेक्ट रुक गया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो तो जीरो हो गई होगी, तो v को हम लोग जीरो लेंगे। u हम लोग को कैलकुलेट करना है 2 इंटू ए की वैल्यू हम लोग को 10 है और s की वैल्यू 500 है।
तो यहाँ से यू स्क्वायर हम लोग क्या मिलेगा, और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव जो जी है हमारा वो नेगेटिव लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 500 टू जा हो जाएगा 1000 इंटू ये हो जाएगा 10,000 यहाँ पे। तो ये हमारा माइनस हो रहा है, उधर गया तो प्लस, तो 10,000 होगा यहाँ पे 0। यू क्या होगा रूट ऑफ 10,000 होगा। 10,000 का रूट कितना आता है, तो वो आता है 100। तो यू हमारा कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी मिला ना। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए हम लोग कौन सा ये यू हम लोग को पता चल गया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर हम लोग ये एस इक्वल टू यू टी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है यू टी, एस इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है v वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते, तो v क्या होता है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। u हम लोग को पता है 100 है, v तो पता है 0 हो गया था, प्लस a कितना था 10, और t हम लोग को पता नहीं, तो ये 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे और ये जो है नेगेटिव रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ से 10t की वैल्यू होगी 100, मतलब t की वैल्यू कितनी होगी 10। तो ये जो 10 मिला है ना, ये हम लोग को सिर्फ जाने का टाइम लगा है, तो जितना जाने के लिए टाइम लगेगा उतना तो आने के लिए भी मिलेगा, उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये सब आप लोग बाद में पढ़ोगे। तो जितना टाइम, ये तो जाने का 10 है ना, तो जाके आने के लिए टोटल कितना लगेगा, तो टाइम मिलेगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू 10 जो कि होगा 20 सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये पिछले कुछ सालों में पूछा भी गया है। यहाँ पे हम लोग क्या बोला, मास ऑफ द अर्थ, मतलब हम लोग को मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻²4 kg, या फिर हम लोग इसको m1 भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन का डिस्टेंस दिया है हम लोग को, मतलब यहाँ पे d की वैल्यू दी हुई है, वो दिया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके साथ साथ हम लोग क्या दिया है कि फोर्स दिया है अर्थ और सन के बीच में। फोर्स हम लोग कितना दिया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे दे दिया है 3.5 इंटू 10⁻22, और हम लोग को मास ऑफ सन या मतलब m2 हम लोग जो इसको ले लेते हैं वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ जी इक्वल टू क्या होगा G m1m2/d²। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू मैंने बोला था आपको याद कर लो 6.67 इंटू 10⁻⁻, बहुत बार ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बहुत बार नहीं भी दिया होगा। फिर मास ऑफ द m1 जो हमारा क्या मास ऑफ अर्थ है, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24। m2 हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसके बाद डी स्क्वायर, तो डी हमारा कितना है 1.5 इंटू 10⁻11, इसका स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को दिया है 3.5 इंटू 10⁻22। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, कैरी 4, 6 या 36 और 4, 40 का 0, कैरी 4, 6 या 36 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 40, और 2 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 नंबर का पॉइंट आ जाएगा। और 24 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, क्योंकि ये जो प्लस में और ये माइनस में। और 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और यहाँ क्योंकि स्क्वायर दे रहे तो एक के बदले यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट हो गया। अगर आपको नहीं समझ तो आप लोग मल्टीप्लाई ऐसा करके देख लेना, आपको यही आंसर आएगा। इनटू यहाँ पे 11 2 जा कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडेक्सेस के हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻22। तो ये इधर और ये हमारा m2, तो ये इधर हमारा डिवाइड हो रहा है, उधर क्या तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू 2.25 इंटू 10⁻22, और ये इधर मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड हो जाएगा 40.02 इंटू 10⁻13 इक्वल टू m2, जो हो जाएगा हमारा, जो कि सन का मास से हम लोग कैलकुलेट करना। तो ये ऐसे टाइप के सम के लिए ना आपको कैलकुलेशन अच्छे से आते रहेंगे, तो आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। तो हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2.25 और 3.5 को, तो क्या हो जाएगा 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 2, 12 का 2 कैरी 1, 5 2 10 1 11, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 6 1 7, 3 2 6, ऐड करेंगे तो 5 7 8 7, तो यहाँ से क्या मिलेगा 7 8 7 5, और टोटल कितने नंबर पॉइंट आएगा 1 2 3 नंबर का पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 3 नंबर का पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 40.02, और ये यहाँ पे 22 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों 10⁻44 हो जाएंगे, और नीचे हमारा है 10⁻13। अब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं ना ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसका एक जो 0 है ना हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो हो जाएगा 78.75, और ये क्या हो जाएगा हमारा 40.02,
ये हो जाएगा यहाँ पे 10⁻², क्योंकि 1 0 इसको दे दिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 10⁻², यहाँ पे 43 हो जाएगा 10⁻13। तो ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना वो, और नीचे मतलब प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा M2 है। यहाँ से M2 हम लोग क्या मिलेगा, 78.75 अपॉन 40.02 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10⁻43 इंटू 10⁻−13, और इसको हम लोग को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो और क्योंकि ये पॉइंट तो बैलेंस हो गया, तो डायरेक्टली हम लोग यूज़ करें 4020, यहाँ पे ले लेंगे 7875। तो 4 2 जा तो 4000 2 जा 8000 हो जाएगा, तो हम लोग 1 जा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0204, तो 5 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, ये 8, 7 में से 4 गया तो 3। अभी यहाँ पे 10 जा लेंगे तो 4000 ज़्यादा हो जाएगा, 9 जा हम लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 9 36 इसके आसपास आता है। तो ये हो जाएगा पॉइंट हम लोग 9 जा लेते, तो 9 0 जा 0, 9 जो 18 का 8 कैरी 1, ये हो जाएगा 1, और 4 9 जा हो जाएगा यहाँ पे 9 0 जा 0, 9 जो 18 का 8, ये 1 हो जाएगा, 9 4 जा, क्योंकि हम लोग ने पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0 हम लोग लेंगे, ये हो जाएगा 36। तो माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ये 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 में 6 गया तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे, तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 बार में जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, M2 की वैल्यू मिलेगी 1.93 इंटू, ये 43 में से 13 गया तो 30 आएगा, तो 1.93 इंटू 10⁻30, और ये हमारा kg। थोड़ा बहुत आपका पॉइंट का इधर उधर रहेगा तो एग्ज़ाम में चलेगा। तो आई होप आपको ये समझा। मैं यहाँ पे 8 में 6 गया तो 2 आएगा, तो ये जो है ना हम लोग को 3 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली ये 5 के आसपास मिलेगा, 1.95। फ्रेंड्स, हमारा जो लेक्चर है आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कवर की है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।